हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। अभी हमने वीडियो शुरू किया, बीच में कॉल आ गया तो कट गया था, तो इसलिए अभी हम शुरू किए कि मतलब अभिक्रिया के प्रकार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तथा नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा कि उसे संतुलित कैसे किया जाता है और संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इन सब बातों पर चर्चा की। तो अब तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को हम आज जानना डिटेल में शुरू किए। तो हमारा जो पहला है वो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या था कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी दो अभिकारक होगा और दोनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होगी, उससे परिणाम स्वरूप एक उत्पाद का निर्माण होगा। जैसे उदाहरण में Mg+ यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम जो होगा उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जाता है तो बन जाता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। अब इसको संतुलित करने के लिए हमको इधर 2 कर देते हैं, इधर 2। और हम जनरली संतुलित नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों को हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बता चुके हैं, तो आप उसको संतुलित खुद कीजिएगा। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम जल में मिलाते तो हमारा परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बुझा हुआ चूना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। उसी तरह दूसरा उदाहरण हो गया, यहाँ इसमें कॉमन क्या है, इसमें अभिकारक दो है, इसमें अभिकारक दो है। इस तरह बहुत से अभिकारक हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट है इसमें मेन जो है प्रोडक्ट कितने हैं, एक। तो यही आपका कहलाता है कि संयोजन अभिक्रिया इस प्रकार में हो रहा है। ठीक है। और नेक्स्ट उदाहरण अगर हम लें तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन जलाते तो क्या होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें एकल उत्पाद का निर्माण होगा, तो इसे हम कह सकते हैं कि यह भी एक संयोजन अभिक्रिया है। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं, वो है दूसरा हमारा है वियोजन अभिक्रिया। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है MCQ, उसमें कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ती है। नहीं तो जो नहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट हो वो तो आँख मूंद के भी मार कर चले आते हैं और बोलते हैं हम सब बना लिए वियोजन अभिक्रिया। उनका बात ही कुछ अलग है, उनके लिए सब आसान है। वियोजन अभिक्रिया, अब वियोजन अभिक्रिया का तो जस्ट इसका अपोजिट है, कि इसका अपोजिट में बोलते हैं कि यहाँ हम लोग को क्या देखा कि दो या दो से अधिक अभिकारक है और एकल प्रोडक्ट का निर्माण हो। लेकिन इसमें क्या होगा, एक अभिकारक होगा, उसमें अभिक्रिया करने के लिए कुछ ताप या उष्मा या विद्युत दिया जाएगा, उससे टूटकर वो दो या दो से अधिक उत्पाद में बदलेगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जब एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करता हो तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब उदाहरण के स्वरूप हम लोग देखते हैं कि वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। पहला पहला उदाहरण हम जल का ही लेते हैं, H2, कि जब जल को विद्युत अपघटन किया जाता है, इसमें विद्युत प्रवाहित किया जाता है, विद्युत अपघटन, तो वह H2 और O2 में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें क्या देख रहे, अभिकारक सिंगल है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि उत्पाद दो हमारे प्राप्त हुए हैं, उत्पाद हमारे दो प्राप्त हुए हैं।
तो इस प्रकार के जो अभिक्रिया है उनको वियोजन अभिक्रिया बोला जाता है। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं कि जब सिल्वर क्लोराइड को, सिल्वर का Ag होता है Cl, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश पर रखा जाता है तो वह सिल्वर प्लस क्लोरीन में टूट जाता है। ठीक है, तो ये है आपका वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में एक चीज कॉमन होता है कि जो अभिकारक है उसमें उष्मा, सूर्य के प्रकाश या ताप। मैं आप लोगों को एक उदाहरण बताता हूँ जो बुक में जनरली उसे प्राय एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है क्वेश्चन। उसमें एक चित्र बना देता है और इस तरह गमला बना देगा, इस तरह से गमला बना देगा, उसमें बोल देगा कि यहाँ सिल्वर क्लोराइड है, AgCl है, और इधर सूर्य है, इधर से प्रकाश पड़ रहा है इसमें, तो ये क्या बनेगा। नाम पूछ देगा कि इसका नाम क्या है, इसका क्या और अभिक्रिया, इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है, इसके बनने के बाद कौन सा। तो आपको ये फार्मूला लिखना होगा। मैं आपको बुक से भी दिखा देता हूँ। देखिए ये है आपका यहाँ रखा, ये है चाइना डिश और ये सिल्वर क्लोराइड का यहाँ रखा हुआ है और इसमें से सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ बताया गया, जैसे देखिए कि Ag+Cl है जो ठोस में था, सूर्य के प्रकाश पड़ने पर AgCl में परिवर्तित हो जाता है, तो इसको हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसी प्रकार और एक उदाहरण दिया कि Ag+Br, सिल्वर ब्रोमाइड को जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह सिल्वर व ब्रोमीन में टूट जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट, इस प्रकार हमने बताया आपको चित्र के माध्यम से भी। आप लोगों को चित्र को भी देखना जरूरी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूरा चित्र ही दे देगा और उसका नाम पूछ देगा कि इसका नाम क्या है, इसमें कौन सी भी क्रिया हो रही है, उसकी प्रकार बताइए, इस तरह से पूछ देता है। इसलिए आपको बुक का चित्र भी देखना जरूरी है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तीसरा जो हमारा है, तीसरा वो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, अब विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है कि जब एक क्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तथा उसके साथ संयोग बना लेता है, विस्थापन अभिक्रिया का। उदाहरण से आपको कंप्लीट समझ, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन से आपको क्या समझ में आया। विस्थापन आप लोगों ने कभी सुना होगा कि कहीं काम लग रहा है, जैसे कहीं फैक्ट्री बन रहा है बड़ा सा, तो वहाँ के लोगों को विस्थापित कर दिया गया, यानी यहाँ से उठा के दूसरे जगह भेज दिया गया। विस्थापन का मतलब ये। तो इसमें क्या होता है कि जब जो तत्व ऐसे होते हैं जिसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो अन्य तत्व के जो यौगिक होता है, अभी जैसे उदाहरण आपको लेते हैं, जैसे इसमें Fe यानी फेरस लोहा प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, ये तत्व है, ये यौगिक। ठीक है, तो जब इसमें अभिक्रिया होगी तो ये क्या होगा, ये अधिक अभिक्रियाशील नहीं, ये इसके अपेक्षा ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो ये इसके यौगिक से इसको विस्थापित कर दे। तो यहाँ जो हमारा कंक्लूजन है FeSO4 हो जाएगा
प्लस कॉपर को अलग कर देगा। तो ये क्या हुआ, इसमें चेंजेस क्या हुआ आप लोगों ने देखा हो कि यहाँ यौगिक था, इसको हटा के ये खुद आ गया और इसके जगह पर ये, तो इसमें इसका विलयन का रंग चेंज हो जाता है। ठीक है, दूसरा उदाहरण जैसे देखते हैं, जेडेन यानी जिंक प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4। अब इसमें जब अभिक्रिया होगी तो जिंक जेडेन ZnSO4 हो जाएगा प्लस कॉपर को फिर से अलग कर देगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इनको यौगिक से अधिक क्रियाशील होने से ये हटा देता है वहाँ से। अगर हाँ कम क्रियाशील होगा तो ये नहीं हटेगा, अभिक्रिया नहीं होगी इसमें संपन्न। ठीक है, तो उसके बाद अब नेक्स्ट में आते हैं, वो है हमारा चौथा, वह है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में भी बताते हैं आप। द्विविस्थापन अभिक्रिया में जनरली उनके आयनों का आदान प्रदान होता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान हो उसे द्विविस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा, उम्मीद करते हैं। जैसे Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड जब अभिक्रिया करता आपस में तो बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें क्या देखेंगे, इनका जो आयन है SO4 का आयन वो बेरियम के साथ चला आ रहा है। यहाँ देख रहे हैं Na है, सो NaCl के साथ कंबाइन हो गया और यहाँ पहुँच गया, और ये जो है बी यहाँ रह गया और SO4 इसके साथ आ गया। तो इसमें ये भी इससे विस्थापित हो रहा है और ये भी इससे विस्थापित, इसीलिए इसका नाम डबल डिस्प्लेसमेंट पड़ा। अब नेक्स्ट उदाहरण हम देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 ये जब अभिक्रिया करता है तो हो जाता है आपका H2 सोडियम क्लोराइड प्लस H2O में होगा प्लस का हो जाएगा NaSO4। इसको हम संतुलित नहीं कर रहे हैं। संतुलित क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग को के लिए छोड़ रहे हैं। आप लोग संतुलित कर लीजिएगा, हमने तो संतुलित करना बताया ही है, तो आप लोग संतुलित कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि हम नहीं कर सकते, लेकिन छोड़ दिए, कम से कम सब कुछ हम भी करें तो आप लोगों के लिए कुछ छोड़ना भी तो ज़रूरी है ना। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो, तो जनरली इसमें 4 जो प्रकार है अभिक्रिया का वो होता है। उसके बाद जो कुछ कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट है जिसको बताना ज़रूरी है और आप लोगों के लिए जानना भी ज़रूरी है, तो उसमें हम थोड़ा थोड़ा ही डिस्कस कर देंगे। सबसे पहला जो है वह आप लोगों का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, अब ऊष्माक्षेपी क्या भी हम उनको लिखवाएंगे नहीं, अब हम सिर्फ बोलेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होगी, कि जिस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्पन्न होता है। हम लोगों ने एक चित्र देखा होगा कि इस तरह से हाथ लंबा किए हुए हैं, इस तरह से बीकर को छुए हुए हैं, इस तरह से हाथ लंबा किए हुए हैं और यहाँ छूता है, एक बीकर रखा होता है, उसको गर्म किया जाता है, मतलब यहाँ जल होता है, जल H2O
और इसमें कैल्शियम ऑक्साइड CaO को जब डाला जाता है तो ये गर्म हो जाता है। तो यानी कहने का मतलब है कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन हो तो उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaO प्लस H2O मिलकर CaOH प्लस ऊष्मा देता है। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन हो तो उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। अब जैसे ऑक्सीजन में भी जब श्वसन के दौरान हम लोगों को श्वसन का जो अभिक्रिया होती है उसमें भी ऊष्मा निकलता है। तो एक इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन बनता है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो उसमें आप साधारण से बोल सकते हैं कि श्वसन के दौरान, अब श्वसन अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो इसलिए हम उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा है ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि एकल उत्पाद का ही निर्माण करे, इसमें सिर्फ ऊष्मा का उत्सर्जन हो, चाहे वो संयोजन हो वियोजन हो, उसमें ऊष्मा का निर्गत होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद ऊष्माशोषी है। ऊष्माशोषी यानी कहने से आप समझ रहे हैं कि शोषण करने वाला। जैसे हम लोगों ने सिल्वर क्लोराइड को देखा था, उसमें क्या दिया था? सूर्य का प्रकाश। तो इसमें अभिक्रिया करने के लिए सूर्य का प्रकाश देना पड़ा, तो हम बोल सकते हैं कि बिना सनलाइट की उपस्थिति में ये अभिक्रिया संपन्न नहीं हो पाता। ठीक है। तो इसलिए इसमें सनलाइट देना जरूरी। तो ये Ag प्लस सिल्वर प्लस क्लोरीन में टूट जाएगा। ठीक है। अब जैसे H2O में विद्युत अपघटन के द्वारा हमने किया था तो उसमें बोल सकते हैं कि वो भी ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। यानी जिस अभिक्रिया में संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी तो उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी के लिए उसके बाद जो हमारा है वो उपचयन। उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया क्या होता है कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास हो। जरा गौर से समझिएगा कि जिस अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास हो तो उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Cu प्लस O2 क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड बनेगा। तो इसको संतुलित कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, मतलब आपको मर्जी, इसलिए हम नहीं कर रहे, आप लोगों के छोड़ दिए, सिर्फ यहाँ 2 लगा देना। इसमें क्या पहले इसमें कॉपर में ऑक्सीजन है नहीं है, लेकिन जब अभिक्रिया हुई तो इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गया, तो बोल सकते हैं कि यह उपचयित हुआ। ठीक है। दूसरा उदाहरण भी हम ले सकते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन गैस को मिलाया था तो कॉपर अलग हो जाता है और ये जल बन जाता है। इससे क्या हुआ? यहाँ से ऑक्सीजन इसमें कमी हो गई, इसमें बढ़ा, ऑक्सीजन इसमें वृद्धि हुआ, तो ये उपचयित हुआ। तो इसको बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया। अब दूसरा है अपचयन। अपचयन अपचयन अभिक्रिया का मतलब होता है कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास, जिस अभिक्रिया से ऑक्सीजन का ह्रास हो या हाइड्रोजन का वृद्धि हो। इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जरूरी नहीं कि दोनों एक ही साथ हो, लेकिन अगर ऑक्सीजन का भी हो रहा है या हाइड्रोजन का भी, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास हो या हाइड्रोजन की वृद्धि हो तो उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे हमने यहाँ देखा कॉपर ऑक्साइड पहले से था, अब इसमें कॉपर सिर्फ हट गया, ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ हट गया, तो ये जो अभिक्रिया हुई यहाँ से यहाँ, ये अपचयित हुआ। उपचयित और अपचयित में कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ उप है और यहाँ अप है, अपचयित।
उपचयन, अपचयन। ठीक है, उसी तरह हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। यानी इसमें कॉमन है कि उपचयन होगा तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगा, हाइड्रोजन का घटेगा। अगर अपचयन है तो ऑक्सीजन का घटेगा और हाइड्रोजन का बढ़ेगा। तो इसी में एक और है रेडॉक्स अभिक्रिया। अब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया कि जिस अभिक्रिया में, उन सब का हम परिभाषा नहीं लिखे हैं, आप लिख दीजिएगा अपने खुद से। हम लोग इतना बताया ना कि जिस अभिक्रिया में उपचयन या अपचयन दोनों अभिक्रिया हो तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम फिर से इसी को ले लें, CuO प्लस H2 मिल के बनता है Cu प्लस H2O। तो इसमें देखेंगे कि यहाँ ऑक्सीजन है और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा घट गई, तो क्या हुआ? ये अपचयित हुआ, यानी इसमें अपचयन की घटना हुई। और यहाँ ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ ऑक्सीजन बढ़ गया, तो इसमें क्या हुआ? उपचयन। तो यहाँ अपचयन भी और उपचयन भी एक साथ हुआ, तो हम कह सकते हैं कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण हम ले लेते हैं। जिंक का ऑक्साइड है, ZnO प्लस C बराबर Zn अलग हो जाएगा और CO। इसमें देखेंगे कि इससे यहाँ घट गया ऑक्सीजन, तो ये हो गया अपचयन, और यहाँ इसमें ऑक्सीजन बढ़ गया, तो यह हो गया उपचयन। तो ये क्या हुआ? ये भी एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि ये ख़त्म हो गया। ठीक है, तो फिर से कोशिश करेंगे कि अगले बार का जो वीडियो होगा उसमें इस चैप्टर का जितने सारे क्वेश्चन होंगे उन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।